नमस्कार, मैं श्रेया दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं मध्य भारत। राजनीति के तेलीबंधा तालाब स्थित मैथिली शरण गुप्त उद्यान की दुर्दशा देख महापौर एजाज ढेबर धरने में बैठ गए। एक एक करके कांग्रेस के सभी पार्षद और सामाजिक सेवक सहित स्थानीय लोग उपस्थित होते गए। सामाजिक लोगों का कहना है कि उद्यान में बड़े बड़े पेड़ को विकास के नाम पर बलि चढ़ा दी जा रही है। वहीं महापौर का कहना है कि MIC सदस्यों की अनुमति के बगैर ठेका कैसे दिया गया। देखें हमारे ब्यूरो प्रमुख अखिलेश तिवारी की ये खास रिपोर्ट। रायपुर राजधानी जो तेलीबांधा तालाब के नाम से जाना जाता है, आज गार्डन की स्थिति आपको वस्तु स्थिति दिखाते हैं। किस तरीके से गार्डन की दुर्दशा हुई पड़ी है, उसको लेकर के महापौर जो है एजाज ढेबर वो धरने पे बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा जो यहाँ के जो समाज के जो लोग हैं वो लोग भी पहुँचे हुए हैं। उनका क्या कहना है, उनसे ही सीधा बात कर। क्या लग रहा है, किस तरीके से यहाँ की जो गार्डन की व्यवस्था थी, क्या मानते हैं किस वजह से दुर्दशा, या विकास करने की कारण दुर्दशा हुई है कि पहले से ही दुर्दशा बनी? नहीं, ये बहुत अच्छा गार्डन था, शहर के अच्छे गिने गार्डनों में से आता था। और ये समझ जाइए साल भर पहले तक हम यहाँ हर साल 3 अगस्त और 12 दिसंबर उनको जयंती और पुण्यतिथि मनाते रहे, जो नगर निगम के द्वारा मनाई जाती है। और ये हमको श्याम बैव जी RDA के द्वारा, श्याम बैव जी जब चेयरमैन थे तब ये रायपुर को ही वैश्य समाज को आवंटित किया गया था मूर्ति लगाने के लिए और इसको अपने ढंग से यहाँ पर उसको देखने के लिए। तो उसको समाज में इंटरफेयर नहीं किया। तो आज उस समय से बराबर बहुत अच्छे से मेंटेन था, बराबर चल रहा था। अभी अचानक यहाँ पे समाज के कोई आदमी इधर आया, निकला, उसने देखा कि भैया यहाँ पे तो गार्डन में इस ढंग की ऐसी और बिल्कुल मूर्ति के सामने इस टाइप की व्यवस्था हो रही है और ये हो रहा है। तो हम लोग कल आके शाम के देख के गए, फिर समाज के लोगों को किया और कहा कि भाई ये तो हमारे गार्डन में अतिक्रमण किया जा रहा है और इसका कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है, जो बहुत अनुचित है। ये राष्ट्रकवि किसी हमारे विशेष समाज के नहीं है, तो राष्ट्र के हैं और सबके हैं। और एक इकलौता एक गार्डन है जो किसी राष्ट्रकवि के नाम पे है और वहाँ पे इस टाइप की दुर्दशा और शासन अनुशासन की अनदेखी और ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। और इसकी हम लड़ाई जितने भी होगी इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम नहीं बनने देंगे। इसका समाज पुरजोर अपनी व्यस्त विरोध करेगा और इसको समाज के अन्य लोगों से और सामाजिक संगठनों को जोड़कर इसकी बहुत तीव्र विरोध किया जाएगा। और जैसे जैसे स्थितियाँ सामने आएंगी वैसा इसका हम सामना करेंगे। इस कार्य को हम रोकने में अपनी पूरी ताकत से विरोध करेंगे। अच्छा, समाज और किस तरीके से रोक ले सकते? इसमें सर जो है, मैं एक बार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त दद्दा जी जो हैं, इनको सीधी महात्मा गांधी जी द्वारा उपाधि दी गई थी। ये केवल रायपुर महानगर में केवल एक कवि को समर्पित गार्डन है। हम अपने पूर्वजों को, अगर ये नए प्रचार में अपने पूर्वजों को अनदेखी कर रहे हैं, जबकि एजाज भैया पिछले पुण्यतिथि पे आए थे तो उनका था कि इनकी जितनी भी कृतियां हैं पूरे गार्डन को कृतियों से सजाया जाएगा। एजाज भैया का वो उद्देश्य था और इसको हमको अपने पूर्वजों को आगे बढ़ाना है। यहाँ ये हो रहा है, कमर्शियल करते जा रहे हैं और पूरे गार्डन को इन्होंने खंडर बना के रख दिया है। हमारा यही सबसे निवेदन है कि इसको पुनः स्थिति की जाए, नहीं तो हम लोग यहीं पर अपना बैठेंगे, घर बार यहीं बनाएंगे, खाना पीना सब यहीं करेंगे, अपने बच्चों को यहाँ ले आएंगे। अपने पूर्वजों का इतनी अनदेखी नहीं करने देंगे। अनदेखी नहीं होने देंगे। दद्दा जी अमर, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। दद्दा जी के साथ अन्याय, दद्दा जी के साथ अन्याय। आप कोर्ट जाने की भी बात कह रहे थे, कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, किस विषय को लेकर? देखिए ये गार्डन जो है दद्दा जी की स्मृति में दिया गया। यहाँ राष्ट्रकवि जी को 3 अगस्त और 12 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर, और 12 दिसंबर को और 3 अगस्त उनकी जयंती पर हम लोग यहाँ आके मनाते हैं। सब कविगढ़ यहाँ पर आते हैं, साहित्यगढ़ लोग आते हैं और सबका यहाँ पर हम सम्मान करते हैं उस समय। और धन्यवाद नगर निगम का, जो नगर निगम बिना हमारे याद दिलाए हुए इन दोनों कार्यक्रमों को आज से नहीं, आज के विगत 10 सालों से आयोजित कर रहा है। कभी स्मरण कराने को समाज को जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज शासन प्रशासन को क्या हो गया है कि एक शहर में इतना अच्छा गार्डन जो मिला हुआ है राष्ट्रकवि जी के लिए, जहाँ की यहाँ लोग बाग घूमते हुए प्रेरणा लेते हैं, वहाँ एक न्यूज़पेपर लगा देते कि यहाँ आते आते लोग बाग न्यूज़पेपर पढ़ते, एक छोटा सा वाचनालय बना देते जिसमें राष्ट्रकवि जी की कृतियाँ रखी रहती और वहाँ रोज आके क्या कहते हैं, कोई भी छोटे बच्चे या जो यहाँ वरिष्ठ घूम रहे हैं वो उनकी एक कविता पढ़ते, रोज एक कविता पढ़ते। तो एक बच्चों को कैसे
संस्कृति सिखा पाएंगे, क्या हम उद्देश्य दे पाएंगे अपने बच्चों के लिए, क्या कर पाएंगे? देखिए ये गार्डन में अगर हम अपने पूर्वजों की साहित्य को अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे, कैसे हम अपनी संस्कृति बचाएंगे? केवल ये झूलों से जीवन कट जाएगा क्या? आज हमको अपनी संस्कृति को आगे करना है। कमर्शियल है झूले भी। ये और बड़ी विडंबना है ये है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े पेड़ लगे थे, उनको भी काट दिया गया। और ये बड़ी, और इसके लिए कोई वो औपचारिकताएं जो है वो भी की गई हैं कि नहीं की गई हैं, ये किससे मिली भगत से ये किया जा रहा है, ये समझ से परे। किसी को भी विश्वास में नहीं लिया गया। यहाँ तक कि हम निगम के लोग बोलते हैं कि हमको भी नहीं मालूम है यहाँ पे क्या है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों किसी को भी नहीं पता है यहाँ पर कि क्या हो रहा है। तो इसका हम बहुत पुरजोर विरोध करते हैं और इसके लिए लगेगा तो हम न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे यहाँ समाज के लोगों का कहना है कि आगे चल के कोर्ट के भी रुख कर, साथ ही साथ महापौर जी आप भी धरने में बैठे हैं, समाज की किस तरीके से आपको जानकारी मिली, उसके बाद फिर आप धरने पे आए? देखिए बात धरने की नहीं है, ये इसको हम क्योंकि हम लोग समाज को समर्थन करने आए हैं। और सबसे बड़ी बात मैथिली शरण गुप्त जी जो पूरे प्रदेश में एक अकेला गार्डन है जो उनके नाम से चिन्हांकित है। मैथिली शरण गुप्त जी सिर्फ किसी समाज के नहीं है, वो पूरे देश के कवि थे। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कविताओं से जिस तरीके से देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया, और हमारे महात्मा गांधी जी को जो महात्मा का भी किताब वो मैथिली शरण गुप्त जी ने दिया। यहाँ पर आके पता चला कि इस तरीके से कमर्शियल काम हुआ कि उनकी उंगली तक खंडित किया कर दी गई, उनके पीछे का जो हिस्सा है वो खंडित कर दिया गया। तो इसका मतलब एक सबसे बड़ी बात को तो आपको देखा होगा कि विधानसभा और लोकसभा ये दो चुनाव में आचार संहिता के चलते ये सब काम हुआ है। मुझे लगता है कि इसका ना हमारे पास कोई मेयर इन काउंसिल में इसका कोई वो है, ना ही हमारे पास प्रस्ताव आया है, ना ही इसका कोई हमारे पास ड्राइंग डिज़ाइन आया है, और ना ही इसकी परमिशन हमसे ली गई है। तो ये पता नहीं कैसे हो गया, कौन कर दिया, और इतना बड़ा कमर्शियल ये इसका हम लोग पुरजोर हम लोग इसका विरोध करते हैं। और मेरे ख्याल से ये किसी समाज के कवि नहीं थे, ये पूरे देश के कवि थे। तो इसलिए उनका अपमान तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसके लिए अगर लड़ना पड़ा तो हम लोग आखिरी दम तक के लिए इसकी लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। कहीं पर भी कोई वो नहीं है। मतलब मैथिली शरण गुप्त जी के लिए तो मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है। उनके लिए तो मतलब हम हमारा पूरा परिषद, हमारे पूरे निगम के सब पार्षद, और लगेगा तो फिर हम पूरी रायपुर की पूरी जनता उनके लिए उतरेगी। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। लाइब्रेरी और यहाँ बच्चों लोगों के लिए बैठने की भी समाज जो है वो बात कह रही है। क्या आप ऐसी कुछ रणनीति बना रहे हैं जिसके तहत ये सब सारे अच्छे से संकल्पित रूप से और बढ़िया क्रियाकलाप तौर पर काम? यही होना चाहिए था, लाइब्रेरी या वो। हम लोग यहाँ पर पुण्यतिथि में, जन्म तिथि में लगातार यहाँ पर हम लोग इनके समाज के कार्यक्रम में लगातार यहाँ पर आते हैं। हम समाज के क्या कार्यक्रम में आते हैं, हम तो मैथिली शरण गुप्त जी के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर लाइब्रेरी बनती है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ अच्छी कोई शैक्षणिक कोई चीज़ बनती है, तो मुझे लगता है कि मैथिली शरण गुप्त जी के लिए बहुत बड़ी उनके लिए एक वो रहेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़रूर जब हम लोग यहाँ से जाएंगे, तो जब हम लोग सब सीनियर लोग बैठेंगे या फिर मेयर इन काउंसिल की बैठक में जब भी होगी, तो जरूर इस मुद्दों को लाएंगे कि यहाँ पर कोई लाइब्रेरी या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो जो इनको स्मरण कराते रहे मैथिली शरण गुप्त जी को। जिम्मेदारों से आप संपर्क साधने की भी कोशिश किए होंगे, उनका क्या कहना है? जिम्मेदार क्या नगर निगम के अधिकारी है, कहाँ जाएंगे? वो तो बात जवाब तो उनको देना पड़ेगा ना, कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी चीज़ कर दिए। सबसे बड़ी बात, इतने सारे पेड़ को उखाड़ दिए, क्या उनके पास पेड़ उखाड़ने की परमिशन है? इतने सारे पेड़ को उठा के पटक दिए, किसी के पास परमिशन? ये सब विषय पे चर्चा तो की जाएगी, क्योंकि जब कुछ किए हैं तो उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। तो कार्रवाई होगी कुल मिलाकर के जो अधिकारी ना कार्रवाई के हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, कार्रवाई तो होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि जो अधिकारी ऐसे जो वनों का विनाश कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो बगैर किसी परमिशन के जो निर्माणाधीन कर रहे हैं, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का भगोड़ा लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार एवं धारा 307 का आरोपी मुस्लिम अक्षय बम, जिसने कांग्रेस पार्टी की पीठ पर छुरा घोंपा है। इस धोखेबाज गिरफ्तार करवाने के लिए कांग्रेस द्वारा 55 सदस्यीय निगरानी उड़न दस्ते का गठन किया गया है। दगाबाज, धोखेबाज कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने वाले 307 के अपराधी आरोपी अक्षय बम को
गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस का सहयोग करने के लिए कांग्रेस द्वारा 55 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस उड़न दस्ते की यह जिम्मेदारी है कि जहां भी अच्छे बम दिखे तत्काल संबंधित थाना, संबंधित पुलिस अधिकारियों को, कंट्रोल रूम को और पुलिस कमिश्नर को इसकी तत्काल सूचना दें और उसे गिरफ्तार कराएं। क्योंकि जिस तरीके से अच्छे बम का जो है 10 मई को कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी किया गया था और अभी तक जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। 13 मई को जिस दिन मतदान था उस दिन हमारे कांग्रेस के नेता गिरीश जोशी और विवेक खंडेलवाल जी को दिखा था, तत्काल पुलिस को खबर करी और उसका पीछा किया। तो मेरा कहना है जब उसका गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, कोर्ट आदेश दे चुका है, तो फिर कोर्ट के आदेश की अवहेलना क्यों की जा रही है? कोर्ट के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर अपराधी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। आज इंदौर पुलिस पूरे दबाव में है, पुलिस को खुला छोड़ा जाना चाहिए। जिस तरीके से शहर में गुंडागर्दी बढ़ रही है। और कोंडागांव जल संसाधन विभाग के मुख्य कार्यपालन अभियंता TR मेश्राम के शासकीय निवास एवं एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा बंद कमरे में चल रहा है। कार्रवाई ठेकेदार तुषार देवांग की शिकायत पर हो रही है कार्रवाई। दुर्ग जिले के नगपुरा गांव में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। कई महीनों से पानी के लिए जूझ रहे नागपुर गांव के लोगों का आज गुस्सा फूट गया है। इसके बाद ग्रामीणों ने 3 घंटे चक्का जाम किया। एडीबी और पीएचई विभाग की जो लापरवाही है और आपसी असमंजस्य को लेकर के यहाँ नगपुरा निवासी जो हैं वो लगातार पिछले साल भी धरने पे बैठे थे और इस बार भी धरने पे बैठे हुए हैं और इस बार भी उन्होंने चक्का जाम किया है। जिस तरह देख सकते हैं आप महिलाओं को किस तरह से यहाँ पे जो है चक्का जाम पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो पीएचई के अधिकारी और एडीबी के अधिकारी जो हैं वो इनसे बातचीत करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पुलिस के आला अधिकारी भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। पुलिस की टीम यहाँ पे है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो चक्का जाम के लिए बैठी हुई हैं। लगातार आप देख पा रहे हैं किस तरह से महिलाओं का हुजूम है। यहाँ पानी की समस्या को लेकर लगातार जो है ये महिलाएं साल भर से परेशान है। ये जो सड़क है चिखली से लेकर के नगपुरा तक जो सड़क बन रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, उसमें जो है पानी की समस्या बार बार जो है हो रही है ग्रामीणों को। और इस भीषण गर्मी में पानी को लेकर के ये जो ग्रामीण हैं उनको ये पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो है ये चक्का जाम पे बैठे हुए हैं। कुछ अधिकारी हैं और उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ के गांव के सरपंच हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो सड़क पे बैठी हुई हैं। कहाँ पर आओ दीदी? पानी भर का हो गए? पानी नहीं मिला था अभी तक? पानी नहीं मिला थे। पिछले बार भी चक्का जाम करे रहे हो? हाँ करे रहे हैं हमन। हाँ कलेक्टर कर गए रहे हैं। एक ठो टंका रही से तब 2 ठो भेजिस भैया। तेकर बाद में फिर अभी जो चुनाव नहीं हो रही से ओकर पहले ना पानी चालू कर दे रही। 2 दिन हो रही चालू और ओकर बाद में वो चुनाव बंद हो गए तो पानी भी बंद हो गए। अच्छा, कतेक दिन अत्यक ये जो समस्या है कतेक दिन ले? 3 महीना हो गए। 3 महीना। और अधिकारी मन नहीं आ रही से? अधिकारी मन अभी तो वो आ रही पूछा पहले मन भरा रही से वही चुनाव वक्त तनाव अभी कोई नहीं आया है। पुलिस द्वारा समझाइश लगातार दी जा रही है कि शाम तक जो है वो पीएचई के अधिकारी और जो एडीबी के अधिकारी उन्होंने आश्वासन दिया है कि शाम तक पानी स्थिति पर है। निर्माण कार्य में समय लगता है काम करने में। पहले ड्रेन बनाया जा रहा है, उसके बाद सेंटर को खोदकर उसका सब ग्रेड जीएसबी डब्ल्यूएम कार्य किया जाता है। क्योंकि ड्रेन कहीं कहीं पर इंक्रोचमेंट की वजह से नहीं बनाया जा सका, थोड़ा छूटा है। पीएचई वालों को मेरे द्वारा पाइपलाइन लगाने के लिए 45 लाख रुपया दिया गया है। पीएचई का काम, पानी सप्लाई का काम उनका है। पीएचई पाइपलाइन लगाएगा और इस बीच में मेरे को निर्माण कार्य करना है। तो कहीं कहीं टूट फूट होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए कहा गया है और पीएचई वाले से आम सहमति स्थापित की गई है और रिपेयर भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो आते हैं जानबूझकर रोड के निर्माण कार्य में व्यवधान पैदा करते हैं और पाइपलाइन को भी तोड़ देते हैं, जिससे पीएचई
और एडीबी डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है, निर्माण कार्य में समय लगता है। सरपंच द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि एडीबी और पीएचई दोनों का सामंजस्य न होने के कारण जो है आप लोग पाइपलाइन जो है वो सुधर नहीं पा रही। नहीं, ये गलत है। एक साल से यही स्थिति बनी हुई है। ये आरोप गलत है। पीएचई भी काम कर रही है और एडीबी भी काम कर रहा है। साइमल्टेनियसली काम करने में कहीं न कहीं डैमेज होती है। सड़क में मैं काम करूंगा तो रोलर चलाऊंगा, पाइपलाइन पीवीसी की है। पीवीसी के पाइपलाइन इतना जो कंपैक्शन होता है वाइब्रेशन की क्षमता बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके कारण पाइपलाइन फट जाती है। ये स्वाभाविक। कितने दिन में वो उसको रिपेयर किया जाता है? जैसे अगर सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे ही खत्म होगा साइड से उसको फिलअप कर दिया जाएगा। आपको परिचय? एस साहू, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, एडीबी डिपार्टमेंट, सूर। बताएंगे सर कि यहाँ चक्का जाम किया गया था, पीएचई डिपार्टमेंट की लापरवाही बताई जा रही है। और मध्य भारत में मेरे साथ आज बस इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज़।